हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना 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 स्पेशल है क्योंकि आई नो दैट आपके जून अटेम्प्ट के एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा पास में आ गए हैं एंड यू गाइज मस्ट बी वेरी मच वरिड अबाउट योर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो उस चिंता को दूर करने के लिए आई एम हेयर विद डायरेक्ट टैक्स मैराथन and trust me guys, you have never studied direct tax in such a manner, because in this marathon what are we going to do extra, what are we going to do special in this marathon? तो मैराथन यानी कि आपका क्विक रिविजन, वो क्विक रिविजन I will try to do it in the minimum possible time, जितना कम से कम समय में ये रिवीजन हो सकेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप लोग अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 4 बार इस वीडियो को देख करके अपना डायरेक्ट टैक्स रिवाइज कर सको। इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल, सीए, सीएमए सबके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, बिकॉज द टॉपिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इन योर इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल, whatever topics are studied in inter level are same in final, and some extra topics are also there. So this video is going to be helpful for inter, final, CA, CMA, everybody. Now what's special? तो हम केवल और केवल प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोविजन के साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। Once we will be done with our revision, we will do questions, the important questions of ICMAI module and ICAI module. That means हम दोनों इंस्टीट्यूट्स, CA स्टूडेंट्स, CMA स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए ये मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केवल प्रोविजन नहीं देखेंगे, साथ में उन प्रोविजन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। बिकॉज एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आप प्रोविजन थोड़ी लिख करके आओगे और उसके नंबर मिलेंगे। ओनली नंबर किसके मिलेंगे? क्वेश्चन करने के। तो क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे आना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डायरेक्ट टैक्स का, आपको क्वेश्चन की तरफ अप्रोच क्या रखनी है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। स्टूडेंट को प्रोविजन आता होता है, हर स्टूडेंट सैलरी चैप्टर अपने जी जान से पढ़ के जाता है, हर स्टूडेंट रेजिडेंशियल पढ़ करके जाता है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ करके जाता है। मैं मान सकती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजीबीपी स्किप करते होंगे, लेकिन ये 3 चैप्टर हर स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर भी नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है, हमें वर्किंग नोट कैसे बनाने हैं। और वो कैसे पता लगेगा? जब आप ये कंप्लीट मैराथन, पहले आप क्लासेस देखेंगे एंड देन उसके बाद में आप क्वेश्चन वाला वीडियो देखेंगे। तो पहले हम सारे चैप्टर्स की मैराथन क्लासेस लेंगे और उसके बाद में हम उन चैप्टर्स की क्वेश्चन क्लासेस लेंगे। दैट मीन्स आपके पास में फुल प्रूफ इंटर लेवल पे 50 नंबर की पूरी तैयारी। सो ग्रैब योर स्नैक्स, ग्रैब योर कॉफी एंड एवरीथिंग एंड सिट विद 100% फोकस। मेरी एक भी बात से, एक भी मिनट के लिए अगर आपकी नजर इधर उधर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स लिंक्ड है, पूरा टैक्स आपस में एक दूसरे से लिंक है। आप एक प्रोविजन मिस कर दोगे, आपके लिए आगे की चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। तो पूरे 100% फोकस के साथ में, कभी किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगे दैट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद मैम, स्टॉप द वीडियो ओवर देयर, फ्रेशन अप होकर के आओ, मुंह धो के आओ, वॉक करके आओ, डू वॉट एवर कंफर्ट्स यू, वापस से रिज्यूम करो, वापस से देखो, जब आपका माइंड 100% एक्टिव हो तब। ऑलराइट, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट विद आवर मैराथन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम मोर एक्साइटेड देन यू गाइस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Number 1 chapter which we will going to cover is our residential status. क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिन चैप्टर से हमारे एग्जाम के अंदर ये श्योरिटी है कि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है भाई, तो सबसे पहले हम उसी को कवर करें ना। देखो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं,
बिकॉज मैराथन्स आर ऑल अबाउट एग्जाम्स. मैराथन हम इसीलिए देखते हैं एग्जाम से कुछ टाइम पहले, ताकि हम उससे पढ़ करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद रेजिडेंशियल स्टेटस. नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? हम किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि हमें पता लगाना है कि उस पे कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा. अभी कितने टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं? तो एक होता है आपका रेजिडेंट और एक होता है आपका नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट अगर आप बन गए तो उसमें फर्दर कैटेगरीज आती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ठीक है, किसके लिए क्या कंडीशंस हैं ये सब अब हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल की. इंडिविजुअल के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में थे और 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हो, आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए. क्या बोला मैंने? या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज थे या फिर 60 दिन प्लस 365. मतलब जो दूसरी कंडीशन है ना, जो सेकेंड बेसिक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, वो खुद दो कंडीशंस के साथ आती है, 60 दिन और 365 दिन इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. अगर आपने दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी, आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए. अब अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो आपको फर्दर, आपने पहली सीढ़ी पार कर ली, आप रेजिडेंट बन गए. सपोज आप पहली सीढ़ी ही पार नहीं करते, आप इंडिया के अंदर मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में 50 दिन ही थे, तो 50 दिन थे तो ना आपने सेकंड कंडीशन फुलफिल करी ना आपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करी, एंड दैट विल स्ट्रेट अवे मेक यू नॉन रेजिडेंट. आप एक बार नॉन रेजिडेंट बन गए, आगे कुछ नहीं चेक करना. 182, 60, 365 डन. नाउ रेजिडेंट बन गए, उसके बाद चेक करना है एडिशनल कंडीशंस, क्योंकि ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी एडिशनल पर ही डिपेंड करती है. तो एडिशनल कंडीशंस क्या है? एडिशनल कंडीशन बात करती है कि आप 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में थे क्या? बताओ इंडिया के अंदर थे क्या 730 दिन या उससे ज्यादा? एंड दैट मीन्स दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है. एडिशनल कंडीशंस दोनों साथ आएगी, बेसिक कंडीशन दोनों इंडिविजुअल है, कोई सी भी एक फुलफिल कर दो और लगा हुआ है. 730 दिन 7 साल में, एंड आप प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में किसी भी 10 में से 2 साल इंडिया के रेजिडेंट थे क्या? रेजिडेंट कहां से देखोगे? रेजिडेंट आप देखोगे बेसिक कंडीशन से. अगर आप दोनों एडिशनल फुलफिल करते हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं करते हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सिंपल. रेजिडेंट तो हम बन गए पहली कंडीशन से, अब हम क्या बन रहे हैं? अब हम बन रहे हैं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो वो हम बन गए एडिशनल कंडीशन से. अगर हमने दोनों एडिशनल फुलफिल कर दी, ऑर्डिनरी, नहीं फुलफिल करी नॉट ऑर्डिनरी, डन. किस्सा खत्म, कंडीशंस का किस्सा खत्म. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं. तो जिस दिन आप इंडिया से गए और जिस दिन आप इंडिया में आए, दोनों दिन आपके नंबर ऑफ डेज में काउंट होंगे. आप इंडिया जिस दिन छोड़ करके जा रहे हो वो भी काउंट होगा, आप इंडिया में जिस दिन आ रहे हो वो भी काउंट होगा. डन. क्लियर है? वेरी नाइस. आगे चलते हैं. अभी आगे क्या बोला कि भाई जो आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन थी ना, जो 60 दिन वाली कंडीशन थी ना, उसके लिए हम कुछ एक्सेप्शन रखना चाह रहे हैं. ये सेकंड बेसिक कंडीशन 60 दिन, 60 और 365 4 साल में जो कंडीशन थी, उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं. क्या है वो एक्सेप्शंस? यानी कि एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब इन लोगों को 60 डेज और 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर नहीं देखना है. अरे दादा, फिर क्या देखना है? 182 देखना है क्या? हाँ जी बिल्कुल देखना है.
182 का तो एक्सेप्शन बोला ही नहीं ना। 182 तो हर किसी के लिए है, दैट इज अ यूनिवर्सल कंडीशन। 182, अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गए, आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए, डन। हम देख रहे हैं 60 दिन वाली कंडीशन का एक्सेप्शन। कौन कौन है ये एक्सेप्शन? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ करके जा रहा है, अपने देश से बाहर जा रहा है, क्या लेने? काम धंधा करने। इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ करके जा रहा है एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। अरे पेट पालना भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। एक चुटकी रोटी की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू? तो समझो इसकी कंडीशन। इसके लिए हम 60 दिन नहीं देखेंगे, इसके लिए 60 दिन वाली बेसिक कंडीशन को नहीं देखना, ठीक है। जमता है भाई, जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगला आदमी काम धंधा करने जा रहा है, कमाने जा रहा है, जाने तो 60 दिन नहीं देखने। दूसरा, ऐसा आदमी जो मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहता है, यानी कि क्रू मेंबर ऑफ शिप। शिप में जो भी होता है ना, वो सब शिप के क्रू मेंबर होते हैं। तो क्रू मेंबर ऑफ शिप, वापस सुनो, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ करके जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट करने या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप, आपको 60 दिन नहीं देखने। आपके लिए 60 दिन नहीं है, आपके लिए क्या है? ओनली एंड ओनली 182 डेज, डन। क्रू मेंबर के लिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि जो ज्वाइनिंग डेट है और जो साइनिंग ऑफ डेट होती है, ये दो डेट्स का टाइम पीरियड आप माइनस करते हो अपने टोटल स्टे में से, तब जाकर के आपका एक्चुअल स्टे आता है। आपने जिस दिन ज्वाइन करा, जिस दिन साइन ऑफ करा, उस बीच का जो समय है, वो जो टाइम पीरियड है, वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे अपने टोटल स्टे से, तब जाकर के आपका एक्चुअल स्टे आएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। हमने पहला एक्सेप्शन देख लिया। पहले एक्सेप्शन में दो बातें आ गई, एम्प्लॉयमेंट, क्रू मेंबर, डन। दूसरा कौन है रे? दूसरा है इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हुआ? जो या तो खुद, या तो उसके मम्मी पापा, या तो उसके दादा दादी, या तो उसके नाना नानी। कहां बॉर्न हुए हैं? अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि 1947 से पहले के अगर हैं, कौन? खुद, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहला जाओगे। तो इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया आ रहा है। पहले वाला इंडिया जा रहा था, ये वाला इंडिया आ रहा है। क्या लेने आ रहा है? घूमने। इंडिया क्या लेने आ रहा है? घूमने फिरने, मजे करने, ठीक है। तो इंडिया विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। अरे भाई, घूमने फिरने मजे करने अपने परिवार वालों के पास भी तो आते हैं लोग बाग, ठीक है। इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, और अगर उसकी इंडियन इनकम, विजिट में इनकम कमा डाली, तो अगर उसकी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है, तो आपको इसके लिए ये एक एक्सेप्शन बन जाएगा आपकी सेकेंड बेसिक कंडीशन का। बट अगर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो इसके लिए आपको 182 डेज तो देखने ही देखने हैं। साथ में जो बेसिक कंडीशन में आपका 60 डेज लगता था ना, उसकी जगह आपको क्या देखना है? 120 डेज प्लस 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ओके ओके, डन। ये हमारे एक्सेप्शन थे, ठीक है। ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। आई होप ये आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड रेजिडेंट। हम अपने मन से मान लेंगे कि तुम रेजिडेंट हो, तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं करी है, पर हमने मान लिया अपने मन से कि तुम रेजिडेंट हो। अभी किस किस को हम अपने मन से रेजिडेंट मान लेते हैं? तो इंडियन सिटीजन को,
प्लस जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, प्लस किसी भी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना, तुम्हें कोई और नहीं अपना रहा, तुम्हें हम अपनाएंगे, तुम्हें इनकम टैक्स ऑफ इंडिया अपनाएगा, आपको कहीं टैक्स पे नहीं करना, इंडिया में आकर के टैक्स पे करो। इंडियन सिटीजन हो, इंडियन इनकम कमाई है, कहीं टैक्स नहीं पे करना, इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आकर के टैक्स पे करो, डन। तीनों कंडीशन फुलफिल करोगे, डीम्ड रेजिडेंट, और डीम्ड रेजिडेंट का स्टेटस होता है ऑलवेज RNOR। डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज RNOR, डन। नाउ एक और बंदा होता है जिसे हम हमेशा RNOR बोलते हैं, तो कौन है वो बंदा? इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन, विजिट के लिए आ रहा है, इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई और प्रीवियस ईयर में स्टे 120 दिन और 4 साल में 365 दिन था। यानी कि ऊपर जो हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, सेकंड बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन पढ़ा था जिसमें इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही थी, वो एक्सेप्शन वाला बंदा हर केस में RNOR कहलाता है। ओके, डन। ये हुआ हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का खत्म। अभी HUF का क्या बोलता है? तो HUF के बारे में बात करता है, भाई आप HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखो। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, रेजिडेंट नहीं हो रहा है, कंप्लीटली बाहर हो रहा है, नॉन रेजिडेंट। अगर HUF रेजिडेंट है तो अब फर्दर आओ, HUF का जो कर्ता है, क्योंकि कर्ता होता है HUF का हेड मेंबर, कर्ता किधर रह रहा है? कर्ता दोनों एडिशनल फुलफिल कर रहा है, आपका HUF क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कर्ता एडिशनल फुलफिल नहीं कर रहा, एडिशनल माने 730 दिन वाली कंडीशन और 10 में से 2 साल वाली कंडीशन। कर्ता अगर आपकी एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है और आपका HUF क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदरवाइज HUF क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और अगर कंट्रोल पूरा ही बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। डन। नेक्स्ट हमारा फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP का टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, रेजिडेंट। कंट्रोल या मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, नॉन रेजिडेंट। सिंपल, केवल 2 ही बात है, ज्यादा चिक चिक नहीं करते ये, ओनली रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। कंपनी, इंडियन कंपनी हो, ऑलवेज रेजिडेंट। इंडियन कंपनी कौन होती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, ऐसी कंपनी को हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट की डिसीजंस अगर ये फॉरेन कंपनी इंडिया से ले रही है तब तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस समाप्त। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती है। रेजिडेंशियल के साथ में कौन आता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आपने बता तो दिया हम ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, नॉन रेजिडेंट है, इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी ये कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगी, और कौन बताएगा? ओके, ऑल राइट। सो देखो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो कहीं पर भी कुछ भी कमा तू भाई, कुछ भी कमा, सब टैक्सेबल, सब कुछ टैक्सेबल। ठीक है, दुख दर्द पीड़ा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एवरी इनकम, योर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम अगर कंट्रोल इंडिया से है तो टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। अभी हम इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम बोलते किसको है? इंडियन इनकम क्या होगी? वो इनकम जो या तो आपको रिसीव, ध्यान से देखना मेरे एक्शंस को, जो आपको रिसीव इंडिया में हुई है, इंडिया में मिल गई, या फिर इंडिया में मिलनी चाहिए थी, मिली कहीं और,
मिलनी कहां चाहिए थी? भारत में, मेरे देश में। ऐसी इनकम को हम इंडियन इनकम बोलते हैं। पहला, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वो 4 इनकम सैलरी हेड वाली, अभी उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट इंडियन इनकम की कैटेगरी में कौन आता है? अक्रू और अराइज। अक्रू इंडिया में हो गई, या फिर डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी कि ऐसी इनकम जिसका सोर्स, जिसका ओरिजिनेशन कहां से है? इंडिया से है। भले ही तुम्हें कहीं भी मिली हो, हमें नहीं मतलब, ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? मेरे देश से। ओरिजिनेशन इंडिया से हुआ है, इंडियन इनकम होगी। और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम अक्रू मान लेते हैं कि इंडिया में हुआ है, एंड दैट इज सेक्शन 9। आपका सेक्शन 9 ऐसा सेक्शन है जो डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज की बात करता है। ठीक है, तो रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया, इन दोनों को हम इंडियन इनकम बोल देते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम क्या होती है? सब कुछ बाहर, अक्रू और अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब फॉरेन इनकम में आपको एक छोटा सा ध्यान देना है कि आपका बिजनेस अगर कंट्रोल या सेटल इंडिया में है, तब तो ये नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी। क्या बोला मैंने? इंडियन इनकम तो होगी होगी, फॉरेन इनकम कब होगी? जब कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा। अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, अदरवाइज नहीं होगी। डन डन। तो इंडियन इनकम तो ऑर्डिनरी के लिए तो हर इनकम टैक्सेबल होती है, हर इनकम। नॉट ऑर्डिनरी के लिए इंडियन तो होती ही होती है, प्लस फॉरेन में कौन सी वाली? जिसका कंट्रोल इंडिया से है। और नॉन रेजिडेंट के लिए हम केवल और केवल इंडियन इनकम को टैक्सेबल करते हैं। भाई उसका ताल्लुक ही नहीं है तो क्यों करें उसके लिए फॉरेन इनकम को? डन डन। इसमें कुछ बातें आती हैं। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, ऐसी फॉरेन इनकम जिसपे पास्ट में ही टैक्स नहीं लगा, तो अभी भी नहीं लगाएंगे, अभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है, अभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। रेमिटेंस इनकम नहीं होती है। रेमिटेंस मींस पैसा भेजना, तो जिसके हाथों में आ रहा है उसके लिए वो इनकम नहीं होगी। ठीक है, तो रेमिटेंस भी टैक्सेबल नहीं होता है। गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ अदर सेक्शंस। नाउ अब हमने जो ये डीम्ड पढ़ा ना, ये डीम्ड के बारे में बात करते हैं कि हम डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी अक्रूड किसको बोलते हैं? सेक्शन 7 सेक्शन 9 को बोलते हैं। सेक्शन 7 4 इनकम, सैलरी हेड, पीएफ 12% से ऊपर, 12% से ऊपर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाला एक्सेस वाला पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवाओ, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा। 12% सॉरी 9.5% से ऊपर का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में कहीं भी रिसीव हुआ हो, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ट्रांसफर कर रहे हो अनरिकॉग्नाइज्ड से रिकॉग्नाइज्ड में, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये 4 इनकम सैलरी हेड की है जिसे हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोलते हैं। मतलब ये इनकम आपको कहीं पर भी मिली हो दुनिया जहान में, इसे हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कह देते हैं। हम मान लेंगे कि इंडिया में रिसीव हुई होगी। नेक्स्ट सेक्शन 9, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सेक्शन 9 क्या बोलता है? अक्रू वाली, जिसे हम अक्रू मान लेते हैं, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो सबसे पहला बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया किसे बोलेंगे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर रखा है
कि भाई तुम्हारे बिहाफ पर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, आपको एक एग्जाम्पल से अगर मैं इस चीज को समझाऊं, तो टाटा एंड जैगुआर, जैगुआर इज अ नॉन रेजिडेंट, टाटा इज रेजिडेंट, ओके, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेजिडेंट। टाटा ने जैगुआर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि इंडिया में आपकी जितनी भी सेल होगी वो हमारे बिहाफ हम करवाएंगे। तो टाटा का जैगुआर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, जैगुआर की सेल इंडिया में जो होगी वो टाटा करवा रहा है, तो इसके बदले में टाटा उसको पेमेंट करेगा ना, वो जो पेमेंट है इसे हम बिजनेस कनेक्शन बोल देंगे, और ये जैगुआर के लिए डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया हो जाएगी इनकम। समझ रहे हो आप? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल अगर आपने कर रखा है तो ऐसी इनकम को हम डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया बोल देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। इसके अलावा आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आप ऑर्डर रिसीव करने का किसी और के बिहाफ पे, एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे आप ऑर्डर रिसीव करते हो, वो भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो जाता है। रीडिंग पर्पस के लिए है केवल बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट, सैलरी अर्न इन इंडिया, इंडिया में जो सैलरी कमाई है, इंडिया में जो सैलरी कमाई है, मिली भले ही कहीं पर भी हो, इंडिया में कमाई है, मिली है आपको सपोज यूएस में, कमाई कहां? इंडिया में, आप कहां के एम्प्लॉय? इंडिया के, एम्प्लॉयर कहां का? इंडिया का, सैलरी अर्न इन इंडिया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो सैलरी देता है किसे? ऐसे इंडियन सिटीजन को जो इंडिया के बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एम्बेसीज के अंदर जो होते हैं, ओके। जैसे अगर मैं आज बात करूं, यूएस के अंदर इंडियन एम्बेसी का कोई आदमी है, वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के लिए जॉब कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, उसे सैलरी कहां से मिल रही है? इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी उसके लिए डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, डीम टू बी अराइज इन इंडिया। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेएबल, अच्छा देखो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, तीनों से रिलेटेड एक ही बार में मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि तीनों की कहानी एक ही है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, तीनों का एक ही लॉजिक है, गवर्नमेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इधर आ गया नॉन रेजिडेंट। गवर्नमेंट अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस का पेमेंट करती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को इन तीनों में से किसी का भी पेमेंट करता है, किस काम के लिए? फॉर बिजनेस इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है इन तीनों में से किसी का भी, किस काम के लिए? कोई भी एक्टिविटी कंडक्टेड इन इंडिया के लिए। तो इस नॉन रेजिडेंट के हाथों में जो ये इनकम आएगी, ये इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होगी, क्योंकि इसे हमने डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया कह दिया। फिर वो चाहे इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस हो, ओके। जैसे मारुति एंड सुजुकी, सुजुकी इज नॉन रेजिडेंट, मारुति इज रेजिडेंट। मारुति सुजुकी को रॉयल्टी का पेमेंट करती है, क्यों? मारुति का बिजनेस कहां? इंडिया के अंदर। मारुति जो सर्विसेज ले रही है वो क्यों ले रही है? क्योंकि मारुति का बिजनेस इंडिया में सेटअप है, एक्टिविटी कहां कंडक्ट हो रही है? इंडिया में कंडक्ट हो रही है। तो सुजुकी के हाथों में जो ये रॉयल्टी का पेमेंट है, ये टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा थ्रू सेक्शन 9। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में कोई असेट सिचुएटेड है, उससे आपको कोई भी इनकम हो रही है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करा जो इंडिया में सिचुएटेड था, वो भी हम मान लेंगे इंडिया में अराइज हुआ है। गिफ्ट बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट,
अगर किसी रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तोहफा 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 दिया तो वो क्या हो जाएगा, डीम टू बी अराइज इन इंडिया. ओके, दिस वॉज योर कंप्लीट रेजिडेंशियल स्टेटस. आधे घंटे के अंदर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो गया है. इसे सुनिए, आप एक बार सुनते हैं नॉर्मल स्पीड पर, दूसरी बार सुनना है आपको स्पीड बढ़ा करके, ताकि आप आधे घंटे के टॉपिक को 15 to 20 मिनट्स में कवर अप कर दो, सो दैट आप एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 से 4 बार पूरी की पूरी डीटी का रिवीजन कर पाओ.